माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के नौजवानों और लालियों, ठीक है। तो आप मज़े कर रहे होंगे, मज़े करते, ठीक है। तो आज हमारी जो टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन क्या था आपका, शायद जो भी है आपने कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि उससे आधारित मैंने आपको 2 क्वेश्चन और दे दिए थे, 2 या 3 तो आप सभी ने कर लिया होगा। उसके बाद में आता है आपके कि जो डी बोर्गली है, यानी कहने का मतलब जैसे नील्स बोर था, इस नील्स बोर की कमियों को ध्यान में रखते हुए जो आपका मॉडर्न जो क्वांटम यांत्रिकी का मॉडल था, क्वांटम यांत्रिकी का मॉडल दिया गया, उसके आधार पे हम उसको समझते हैं, ठीक है। भाई नील्स बोर की कमी क्या थी कि पहली बात तो एक ही इलेक्ट्रॉन का समस्या थी, भाई एक इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा था। दूसरी बात क्या समस्या थी, यदि मान लीजिए अगर 2 परमाणु से अणु किस प्रकार बनती थी, ये भी समस्या थी, ठीक है। और उसके बाद में लगभग 2 समस्याएं और थी, 2 समस्याएं और थी, एक स्पेक्ट्रम के बारे में थी और एक इसमें आपका जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव में भी समस्या थी। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आगे आता है जो आपका आधुनिक जो आपका क्वांटम यांत्रिकी का मॉडल है, उस पर आधारित, ठीक है। उसकी बात करें, इसमें देखो हम पढ़ेंगे आज मुख्य रूप से कि जो डी बोर्गली, कौन पढ़ेंगे यहाँ पर, डी बोर्गली, डी बोर्गली कब की बात है, शायद 1964-94 की बात है, ठीक है। तो डी बोर्गली की जो द्वैत प्रकृति है, क्योंकि आपको सन को तो कितना कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, बोलो भाई हम लेवल देखना है कि डी बोर्गली की द्वैत प्रकृति यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद में डी बोर्गली का जो रिलेशनशिप होगा, भाई जैसे डी बोर्गली ने क्या किया था, जो आइंस्टीन का समीकरण था और उसके बाद में जो आपका मैक्स प्लांक का समीकरण था, दोनों में संबंध स्थापित किया था। उस संबंध पे आधारित क्वेश्चन बन सकता है, देखो छोटा क्वेश्चन तो बन सकता है, ठीक है, पर आधारित आपकी इक्वेशन जैसे कैलकुलेशन का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपको डी बोर्गली ने क्या कहा कि यहाँ पर अगर जैसे कोई भी आपकी किरण है या कोई भी प्रकाश की किरण मान लो, ठीक है, तो कहने का मतलब है या कोई भी द्रव्यमान कोई वाली वस्तु है, ठीक है, तो कहने का मतलब है वो 2 तरह का व्यवहार करती है। कितने तरह का, 2 तरह का व्यवहार करती हैं। अब 2 तरह का व्यवहार का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जो डी बोर्गली था, डी बोर्गली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई थी। प्रकाश की जो किरण आ रही है उसको आप कण मानिए, तरंग मानिए। प्रकाश की जो प्रकृति है उसको आप कण मानेंगे, तरंग मानेंगे। तो पहले हमारे सामने एक समस्या हो रही है कि सर हम कण किसे कहते हैं और तरंग किसे कहते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। कण किसे कहते हैं और एक आपस में तरंग किसे कहते हैं। देखो कण का मतलब तो होगा एक स्थानीयकृत द्रव्यमान होगा, एक स्थानीयकृत द्रव्यमान को कण कहते हैं और एक विस्थानीयकृत को हम क्या कहते हैं, आपकी तरंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कण के स्थान पे को दूसरा पदार्थ नहीं आ सकता। यदि कण के स्थान पे को दूसरा पदार्थ होगा तो वहां पे कण नहीं होगा फिर, जबकि यहाँ पे कणों में आपस में एक्सचेंज हो सकता है, कणों में आपस में अदला बदली हो सकता है। इसी प्रकार जो तरंगी, सॉरी आपकी तरंग की बात करें, तरंग क्या करती है कि तरंग में व्यतिकरण की घटना होती है। व्यतिकरण की मतलब 2 किरणें मिलकर एक आपस में संतुलित आपकी किरण बनाती है, सिंपल रूप से जिसे व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे कण में कोई व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है, कण में कोई व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती। तो समस्या ये थी कि जो प्रकाशिक किरण आ रही है, मान लीजिए कोई भी आपका पदार्थ अगर किरणें बाहर निकाल रहा है, तो किरणें बाहर निकाल रहे हैं, प्रकाश की जो भी किरण आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश को हम कण माने, तरंग माने, ये है सबसे बड़ी समस्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिद्धांत आ गए यहाँ पे डी बोर्गली। तो डी बोर्गली ने क्या कहा, यहाँ पे देखिए कि कुछ स्थितियों में, कुछ स्थितियां ऐसी है कि जहाँ पर प्रकाश को हम कण मानते हैं और कुछ स्थितियां ऐसी है कि जहाँ पर हम प्रकाश को क्या मानते हैं, तरंग मानते हैं। दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एक संबंध स्थापित किया। यहाँ पे देखो लेमडा, अब लेमडा आप सभी जानते होंगे। लेमडा की बात करें, किसकी, लेमडा। इस लेमडा को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, और वैसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे देखिए तरंग दैर्ध्य यदि नहीं जानते तो मेरे को बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि समय कम है। तो यहाँ पे देखिए तरंग दैर्ध्य की बात करें, उसने बताया कि तरंग दैर्ध्य समानुपाती लेमडा समानुपाती होता है, लेमडा समानुपाती होगा, समानुपाती आएगा, ठीक है, एच वाई किसके यहाँ पे, पी यानी संवेग,
डी बोर्गली ने क्या कहा कि जो लैम्डा समानुपाती किसके होता है, एच बाई यहाँ पे पी के, और पी तो यहाँ पे क्या बताऊँ, पी तो सर यहाँ पर आपका संवेग है, क्या है, संवेग है, जबकि एच क्या बताओ यहाँ पे प्लांक नियतांक, क्या है, प्लांक नियतांक। अरे बात समझ में आ रही है। और हम सर पी का मतलब क्या जानते हैं बताओ, पी का मतलब होता है आपका एम वी, अरे क्या होता है बताओ, एम वी होता है, समझे। तो हमारे सामने क्या बनेगा तो यहाँ पे अगर मैं देखो इसको सॉरी यहाँ पे समानुपाती इसके आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, वो समानुपाती हट जाएगा तो यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब समानुपाती हटेगा तो एच आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे ऐसे आएगा एच लैम्डा बराबर यहाँ पे एच अपॉन क्या आएगा, इसमें पी आएगा, और मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे एच अपॉन आपका एम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझना, ये आपका तरंग दैर्ध्य है, ये आपका प्लांक नियतांक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो भी हमारे पास कण होगा, जो भी कण होगा उस कण का क्या होगा बताओ, ये द्रव्यमान होगा, क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ये उसका वेग होगा, क्या होगा, वेग होगा। इसका मतलब देखो क्या निकलेगा, सीधी सी बात है कि इस स्थिति में यहां पर जो हमारा कण है, कण का द्रव्यमान और इस तरंग दैर्ध्य में संबंध स्थापित किया जाएगा। कण का जो द्रव्यमान है और कण के तरंग दैर्ध्य में संबंध स्थापित किया जाएगा। डी बोर्गली ने किस प्रकार, देखो यहाँ पे केवल मैं किसको लेता हूं, यहाँ पे लैम्डा समानुपाती 1/m। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर यदि मान लीजिए m का मान अधिक होगा तो लैम्डा का मान क्या होगा, कम होगा। यानी इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर इस प्रकार क्या होंगी, ज़्यादा कंपन होंगे, जो आपका जो होगा इसका ये जो लैम्डा की दूरी होती है वो क्या होगी, कम होगी। और यदि m का मान कम होगा तो इस प्रकार क्या होगी, आपकी तरंग होगी, क्या होगी, इस प्रकार तरंग होगी। तो यहाँ पर इस समीकरण के आधार पे डी बोर्गली ने कहा कि जो एक विवर्तन की घटना पाई जाती है, कौन सी घटना, विवर्तन की घटना पाई जाती है, इस विवर्तन की घटना को हम तरंग सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। इस विवर्तन की घटना को हम तरंग सिद्धांत के आधार पे समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो आपकी यहाँ पे आधुनिक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, वो भी इसी आपका इस फॉर्मूले के आधार पे कह सकते हैं। जो आपकी यहाँ कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वो भी तरंग सिद्धांत पे क्या करती है, यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना अब कि विवर्तन की घटना कण पे आधारित है या बताओ इसमें तरंग पे आधारित है। तो विवर्तन की घटना देश के नौजवानों यहाँ पे तरंग पे आधारित है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखो यहाँ पे इसी को थोड़ा बहुत और स्पष्ट करते हैं। यदि मान लीजिए अगर m का मान जितना अधिक होगा, फिर रिपीट करूँ, ध्यान रखना, थ्योरी में क्वेश्चन बन सकता है। m का मान जितना अधिक होगा लैम्डा का मान क्या होगा बताओ, उतना ही कम होगा। यानी आपको संबंध क्या लिखना है, लैम्डा यदि अधिक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मान क्या होगा, कम होगा। यदि यहाँ पे मान लीजिए लैम्डा कम है तो यहाँ पे m का मान क्या होगा बताओ, अधिक होगा। ये संबंध ध्यान रखना। इसी कारण से क्या होता है कि लालो यहाँ पे जो बड़े बड़े आपके जो पिंड पाए जाते हैं, कण होते हैं, उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, नगण्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि m का मान सबसे अधिक होगा। m का मान जितना अधिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उतना ही यहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या होगा, इसमें कम होगा। यानी इसका मतलब क्या होता है, तरंग दैर्ध्य वो लालो यहाँ पे अगर किसी के कन्फ्यूजन है तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो ये वाली स्थिति है और एक ये वाली स्थिति है। इसमें जो ये वाली दूरी है ना, यहाँ पे किसको बताती है, तरंग दैर्ध्य को बताती है। तो इसमें क्या होगा कि यदि m का मान कम होगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा बताओ, ज़्यादा होगा। और यदि m का मान ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बहुत कम होगा। आप देखना अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल में जब रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, देखना मोबाइल में, तो इस प्रकार वहाँ पे जब आप बोलते हैं तो इस प्रकार ग्राफ आता है, फिर नहीं बोलते हैं, एक सीधी लाइन आती है। तो वो किसको बताती है, बिल्कुल उसमें जो आपकी वहाँ पे लाइन आ रही है उस लाइन में तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, इसलिए आपको तो इस प्रकार लाइनें दिखती है। यदि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है इस प्रकार, जैसे आपने कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ पर देखना है कि जो ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की ग्राम की बात करते हैं, तो इस प्रकार वो तैयार होता है, उसमें देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये संबंध ध्यान रखना। डी बोर्गली ने जो संबंध स्थापित किया था प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी कहने का मतलब है कि कुछ स्थिति में क्या करता है कि तरंग की व्यवहार करेगा, कुछ में क्या करेगा, कण की व्यवहार करता है। और यहाँ पे जो विवर्तन की घटना तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या होती है, स्पष्ट होती है। यदि लैम्डा का मान बढ़ाते हैं तो m का मान क्या होता है, तो इसमें कम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने संबंध स्थापित किया। संबंध किस किस में, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी बोर्गली रिलेशनशिप, डी बोर्गली रिलेशनशिप का संबंध लिख सकते हैं यहाँ पे। अब संबंध किन किन के बीच में था, यहाँ पे देखो
संबंध उसने दो वैज्ञानिक थे हमारे, एक तो आइंस्टीन था। आइंस्टीन ने तो इक्वेशन दी थी, ध्यान रखना। आइंस्टीन ने क्या था, यहाँ पे ऊर्जा बराबर होता है mc² होता है। और यहाँ पे जो प्लांक था, उस प्लांक ने क्या कहा था कि प्लांक ने कहा कि बराबर है E बराबर होता है hv। अब देखो सर ये भी ऊर्जा है और ये भी ऊर्जा है, ध्यान रखना है। मोस्ट है, बहुत बड़ी घटना है इसमें। मैंने आपको शायद पिछली कक्षा में बोला था कि जब कभी टाइम मिलूंगा, ठीक है, तो आप बोलना अलग से। इसकी घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, जो आपकी वर्तमान में जो परमाणु बम है ना, हाइड्रोजन बम पर लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि दो संबंध स्थापित किया है कि E बराबर mc² और यहाँ पे E बराबर आपका hv। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है। अब दोनों के क्या करता हूँ, यहाँ पे बराबर करता हूँ, तो हमारे सामने क्या आएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों समीकरण से समीकरण, इसको एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण क्या मान लो, दो मान लो। तो यहाँ पर आएगा समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर यदि मैं इसके बराबर इसको करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर 2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा hv और यहाँ पे हो जाएगा बराबर mc², ठीक है। अब देखो यहाँ पर v बराबर क्या होता है, लालो यहाँ पे v बराबर होता है c/λ। क्या होता है, c/λ होता है। और क्या होगा, v बराबर होता है c/λ। तो यहाँ पे मैं v के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, बताओ। v के स्थान पे यहाँ पे c/λ, तो यहाँ पर आएगा h, उसके बाद में आएगा c/λ और यहाँ पर आएगा mc² आएगा। इसका मतलब सर देखो यहाँ पे c से और इसकी घात कट जाएगी यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, h बराबर क्या आएगा, इसमें बताओ mc आएगा। इसका मतलब हमें तो लैम्डा का मान प्राप्त करना है, तो लैम्डा का मान प्राप्त करना है। देखो यहाँ पे mc यहाँ पे आएगा, लैम्डा इसका स्थान पे जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, बताओ यहाँ पे आएगा लैम्डा बराबर है, उसके बाद में क्या आएगा, यदि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा h आपका इसमें mc आएगा। यानी ये थोड़ा बहुत आप फॉर्मूला याद रखना जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने जो पीछे वाली इक्वेशन थी उसमें तो क्या बनाया, लैम्डा बराबर h आपने mv बनाया था, और जबकि यहाँ पर क्या बताओ इसमें c है। ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि डी बोर्गली रिलेशनशिप क्या होगा, ये आपका लास्ट आंसर होगा। इसमें लैम्डा बराबर इसमें क्या लगेगा, h क्या कहलाएगा, इसमें आपका mc आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे c का मतलब क्या है। देखो इधर, यदि मान लीजिए अगर मैं कोई कण है और उस कण का वेग यदि मान लीजिए प्रकाश की चाल के बराबर मानता हूँ, प्रकाश की चाल के बराबर मानता हूँ, तो उस स्थिति में तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे c लिखूंगा। क्या लिखूंगा, यहाँ पे c लिखूंगा। और यदि मैं प्रकाश की चाल के अलावा कम या अधिक वेग मानता हूँ या कण का वेग मानता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। यदि मैं कण का वेग मानता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसमें दोनों ही वेग हैं। ये तो किसी तरंग का वेग होगा, तो किसका होगा बताओ, यहाँ पर ये कण का वेग होगा। ये कण का वेग होगा तो किसका होगा बताओ, ये तरंग का वेग होगा। इस बात का ध्यान रखना है लालू। यहाँ पे क्या बनेगा, लैम्डा बराबर आपका इसमें h क्या बनेगा, इसमें mc बनेगा। वही संबंध यहाँ पे फिर बन रहा है कि सर क्या बनेगा बताओ। सर हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, h यहाँ लैम्डा और यहाँ पे क्या आएगा mc, और यहाँ पे आएगा लैम्डा क्या जाएगा, यहाँ पे तो mv आएगा। ये तो कब बताता है कि यहाँ पे जो कण तरंग का वेग बताएगा, इन प्रकाश का जो वेग होगा ना उसको बता रहा है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और ये क्या बताता है कि कोई कण है, उस कण का वेग क्या है, कण की वेग को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ समझ में आया क्या। देखो ये तो पूरा कॉमन है। सर h का मान, h आपका प्लांक नियतांक है। अरे क्या है बताओ, ये h सर आपका यहाँ पे प्लांक के नियतांक। देखो ये बार बार काम में आ रहा है, मैंने पहले बोला था कि सर कि बार बार काम में आएगा, ठीक है। प्लांक के नियतांक। अब सर ये भी प्लांक नियतांक, ये आपका लैम्डा कहलाएगा, ये आपका प्लांक नियतांक है। यहाँ पे प्रकाश का वेग है, ये आपका क्या इसमें द्रव्यमान होगा। यदि हम जो भी कण ले रहे हैं उसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। इसका मान कितना होता है, इसका मान मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कितना 6.626 और यहाँ पे 10⁻⁻34 JS कितना होता है 6.626 और आपका 10⁻⁻34 JS होता है। m का मान आपको किस में देगा, ठीक है, और v का मान भी आपको किस में देगा, और आपको लैम्डा का मान फिर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे सटीक आंसर क्या निकलता है, यदि मैं इन दोनों को यहाँ पे कांस्टेंट करता हूँ, इसे मान लीजिए, तो हमारे पास संबंध क्या आएगा, लैम्डा समानुपाती 1 बाई क्या आएगा, इसमें m आएगा।
इसका मतलब आपको याद रखना है कि यदि हम कोई बड़े कण होते हैं, बड़े कण का हम लेमडा क्या होता है लगभग नगण्य मानते हैं। बड़े कण में क्या होंगे, इतने छोटे कंपन होंगे, इतने बिल्कुल बहुत कंपन होंगे कि हम तरंग दैर्ध्य को मालूम नहीं कर सकते। देखो आपको यहाँ पे जितना m का मान होगा उतना ही क्या होगा, लेमडा कम होगा। और लेमडा मैंने क्या बताया सर, यहाँ पर ये सिस्टम होगा। और यदि एक ये वाली स्थिति, देखो यहाँ पर एक ये वाली स्थिति है, इसका मतलब कि सर इसमें तो लेमडा बहुत कम है। तो जब लेमडा कम है तो m का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसी कारण जो क्या होते हैं लालों के यहाँ पे जो बड़े बड़े पिंड पाए जाते हैं उनका हम लेमडा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें m का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ रहे बात को इसमें। और जो छोटे पिंड होते हैं आपको इस प्रकार हिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। या आपको देखो अभी कभी देखना, कभी धूप में देखना, आप धूप में आपको प्रकाश की इस प्रकार जो कहते हैं वो लो कभी जड़ कहते हैं, गांव की भाषा में क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, जड़ हिलती हुई दिखाई देती है आपको। इसका कारण क्या होगा, प्रकाश की तरंग का ही कारण होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रखना, ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मुख्य बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक तो इन दोनों में संबंध पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और एक पूछ सकता है इसमें कैलकुलेशन कुछ पूछ सकता है कि आपको इसमें m का मान दे देगा, v का मान दे देगा, इसमें आपसे पूछ लेगा लेमडा का मान पूछ लेगा, ठीक है। या इसके अलावा यहाँ पर आपको मान लीजिए लेमडा का मान दे देगा इसमें, और v का मान दे देगा, m का मान पूछ लेगा इसमें, ठीक है। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, H/mv, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन मान लीजिए 1 किलोग्राम। अब देखो वो तो मात्रा का आप तो याद रहना चाहिए भाई, ये किलोग्राम में आएगा तो किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। और मीटर में आएगा तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम गेंद का वेग, 1 किलोग्राम गेंद का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कोष्ठक में लेमडा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सर हमारे पास किसका मान दे रखा है, m का मान दे रखा है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो गेंद का वेग है। अब तो गेंद यहाँ पे क्या कहलाएगी, इसमें कण कहलाएगी, ठीक है। तो कण यहाँ पे कितना है, इसका वेग आपका 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास देखो h का मान तो कितना है, 6.26 × 10⁻³ कितना 34, और यहाँ पर आएगा इसमें जूल और आपका सेकेंड है। इसी प्रकार हमारे पास किसका m का मान कितना दे रखा है, इसमें 1 किलोग्राम दे रखा है। v का मान कितना दे रखा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, लेमडा निकालना। तो यहाँ पर रख दो, लेमडा बराबर हो जाएगा, तो h का मान कितना है, 6.26 × 10⁻34, और नीचे कितना आएगा बताओ 1 इंटू, और यहाँ पे कितना आएगा, v का मान कितना है बताओ, यहाँ पर आएगा 5। अब इसको हल करना आपको। तो हल करने पे कितना आएगा, देखो यहाँ पर है, हल करने पे एक बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितने बचकर यहाँ पे 3 आएगा, और फिर कितना आएगा, लगभग से 2 आएगा। और यहाँ पे किस में आएगा, 10⁻34, कितना आएगा, 10⁻34। अब बताओ यहाँ पे क्या है, लेमडा है, तो बताओ किस में आएगा, मीटर में या नैनोमीटर में हो सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई 1 किलोग्राम की वस्तु है, कितनी है, मान लीजिए आपको डस्टर दिखाई दे रहा है, ये डस्टर 1 किलोग्राम का है, और उसका ही जो तरंग दैर्ध्य का मतलब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर है, ये जो कोई तरंग है, इस तरंग की ये दूरी वो कितनी है, 1.32 × 10⁻34। इसका मतलब है इतनी, बहुत कम है, लगभग नगण्य है। सोचिए 10⁻34 है, इसका मतलब क्या होगा, 0.00000 लगभग कितनी बार, 34 बार जीरो बोलने पड़ेंगे। फिर लास्ट में कितना आएगा, 1 और 2 3 2 आएगा। सोच लो इतना कम तरंग दैर्ध्य है जिसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ रहे बात को इसमें। तो यहाँ पर आपसे देखो इसमें पूछ सकता है मीटर में, इसी प्रकार आपको नैनोमीटर में पूछ सकता है,
जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया, ठीक है भाई, किस प्रकार मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या आपको पिकोमीटर में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या आपको एंगस्ट्रॉन में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लालो यहाँ पर इस प्रकार आपकी क्वेश्चन बन सकता है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको छाप लो आप जब तक, ठीक है, छापना चाहो तो। जब तक टाइम देख लेते कितना टाइम हो गया आपके, 20 मिनट हो गए। छाप लिया होगा सभी, छाप लो, छाप लो। चलो देखो इधर, छाप लिया होगा सभी ने। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो अगर मालूम है वैसे भी लिख सकता है क्वेश्चन भाई, इलेक्ट्रॉन का वेग दे देगा आपको, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना, जैसे मान लीजिए कितने दिया आपको, 5 दे दिया, कितने दिया, 5 दे दिया, 5 आएगा। तो उसके बाद में जैसे मैं यहाँ पे तो द्रव्यमान लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात कीजिए। अब देखो लालो, यहाँ पर समस्या ये है कि सर हमारे पास ना तो इलेक्ट्रॉन का एम वी हमारे पास आ गया, परंतु देखो ये जानकारी आपको होनी चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको दे भी सकता है, वो नहीं भी देगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब यहाँ पे बोल रहा है भाई इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आपको मालूम होना चाहिए ना भाई। क्वेश्चन तो ऐसे बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको देगा, परंतु हम थोड़ी एडवांस तैयारी करें जिससे हम कोई उलझे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। उसके बाद में देखो यहाँ हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है कितना बताओ, ये आएगा इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो एच का मान कितना होता है, 6.626 10⁻⁻ कितना होता है, -34 GS होता है। अब आपको रखना है मान, ठीक है। तो GS आएगा, देखो यहाँ पर क्या लगेगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है 6.626 × 10⁻⁻34, नीचे कितना आएगा, एम का मान कितना बताओ, एम का मान दे रखा है आपको 9.1 × 10⁻31, और उसके बाद में मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा क्या आएगा, हल कर लो प्रति से। तो हल करने पे देखो यहाँ पे अगर इसको हल करते हैं, 5 से काटो आप, 5 से गुणा कर लो, इसको 5 से किया तो यहाँ पर जाएगा लगभग 9 पंजे कितना आपके 45, और इसमें एक बार जाएगा इसका भाग, ठीक है, 1, और लगभग ये शायद इसके आसपास आएगा लगभग। ऐसे मान लो कि 1.45 × 10⁻⁻, लगभग घात कटेगी तो 1 बढ़ जाएगी, तो कितनी आएगी 2, तो यहाँ पे 3, 1 लगभग शायद 4 के आसपास ये आंसर आएगा। इसमें आपका कितना आएगा, लैम्डा का मान आएगा। इसको कैलकुलेशन को आप हल कर लेना, ठीक है। 1.45 × 10⁻⁻ कितना आएगा, 4 आएगा, और किस में आएगा बताओ, मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है कैसे भी, यदि आपको तरीका मालूम है कैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे देगा, और इलेक्ट्रॉन की आपको ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा आपको दे देगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा आपको दे देगा, और आपसे पूछेगा बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो लैम्डा कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको करना है, आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने करेंगे सीधी ही बात है। यदि मैं पूरा ही पूरा आपको हलवा दूँ और बीच में थोड़ा बहुत कड़वा नहीं देंगे तो फिर कैसे मजा आएगा। क्वेश्चन लिखना यहाँ पर है। क्वेश्चन हमारा ये है, एक छोटी सी बात है, मैं जिन लालों की बात कर रहा हूँ, यानी कहने का मतलब जो मेरी क्लास में मैंने आपको पहले बोला था कि जो पुराना ग्रुप था उस ग्रुप को मैंने हटा दिया, ठीक है। और जो नौजवान अभी जेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को देखो ये मतलब नहीं कि भाई मेरे को भाई ग्रुप को भरना है, सिर्फ मेरे को पढ़ने वाला एक विद्यार्थी चाहिए। तो जो विद्यार्थी जेट के इच्छुक हैं, तो मैं जो ग्रुप बना रखा है, ठीक है भाई, जो BPS के नाम से, जो BPC के नाम से, BPC के नाम से, उस ग्रुप में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, और यदि आप उस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको समस्या है।
आपको उस ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं नंबर बता रहा हूँ आपको 9928155975। उस ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा तो ही वहाँ पर आपको केमिस्ट्री क्लास मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई मेरा ये पर्पज नहीं है कि भाई कहने का मतलब है मेरी क्लास में यू आए, ठीक है। मेरा टारगेट है कि भाई ये क्लास उन्हीं बच्चों के पास है जो जेड प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, क्लास लेंगे, मैं मान लीजिए रोज़ क्लास को पब्लिश करता हूँ, ठीक है। और अब से मैंने नियम बनाया कि मैं क्लास उन्हीं के पास भेजूंगा जो ग्रुप में होंगे, जो ग्रुप में होंगे उन्हीं के पास क्लास आएगी। ऐसे कोई मतलब नहीं सभी के पास भेजने से। मान लीजिए आप मेरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपने 2 दिन क्लास ले ली, 3 दिन क्लास नहीं ली, तो बाद में क्या सोचेंगे कि यार वहाँ से मैंने क्लास ली थी तो ये समस्या होगी। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि लगभग मेरा जो कहने बच्चे क्लास लेगा ना, उसमें कह रहा हूँ कि लगभग 35 या 30 क्वेश्चन आराम से, 35 या 30 क्वेश्चन आराम से कॉन्सेप्ट बेस पे क्लियर कर लेगा। परंतु समस्या क्या होगी बच्चों की, क्योंकि वो क्लास लेगा नहीं और बाद में क्या सोचेगा कि यार मेरे तो क्वेश्चन एक भी नहीं मिला। तो ये समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ। यदि जो विद्यार्थी वही विद्यार्थी जुड़ना जिसको रेगुलर क्लास लेगा, जो रेगुलर क्लास लेगा वही विद्यार्थी जुड़ेगा इसमें, अन्यथा मैं उसको फिर वापस ग्रुप से भगा दूंगा, ठीक है। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं भाई मेरे यू आए, ठीक है, या मान लीजिए कहने का मतलब उसमें कोई लाइक है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आप पढ़ो नहीं पढ़ो मेरे से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो लालो, यदि या तो कोई तैयारी करो मत, या तो कोई काम की शुरुआत करो मत, और शुरुआत करो तो फिर उसको कुछ करके ही बताओ, ठीक है। नहीं तो लोग अंगुली उठाएंगे, ऐसे अंगुली उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब किसी बंदे का साइंस में कहीं पर सिलेक्टेड नहीं होता है तो कहते हैं कि यार इसने साइंस लेकर क्या किया इसने। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, इस कलंक से अगर बचना है तो आपको यही उपाय है। जेट में नहीं, अन्यथा जेट का फॉर्म क्यों लगाए, फिर आप बीएड कर लेते, बीएससी जो भी है वो कर लेते, फिर लालो समझ जाओ, ठीक है। और ये तो फिक्स है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो शायद बढ़ने की संभावना है, जितना हो सके हम कवर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर है कितना आगे तो मैं नंबर बता दी, उन पर जाके जुड़ सकते हैं। जो पुराने वाला ग्रुप है उसमें क्लास नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो देखो क्वेश्चन बनाई यहाँ पर कि जैसे मैं लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मैं से कहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, देखो क्वेश्चन तो अलग बना हुआ कैसे बनते हैं मेरे ऊपर, तो मैं इससे भी थोड़ा स्पीड क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6 × 10⁻12 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्ञात कीजिए, तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे सटीक बना रहा हूँ, ठीक है। कोई वैसे कोई मेरे पास यहाँ पे किताब तो नहीं उसे देख के बनाऊँ, ठीक है। मैं तो मेरे दिमाग से बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आपकी बताओ, 6 से कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्ञात कीजिए, तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो यहाँ पर है, देखो पहले क्या करना पड़ेगा, इस फिजिकल दोनों में क्या होता है कि हमें देखना है कि हमारे पास क्या पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है। यदि लैम्डा पूछा है तो लैम्डा प्राप्त करने के लिए हमारे पे क्या क्या होना चाहिए सर, लैम्डा के लिए इसके अनुसार एस अपॉन आपका एम वी होना चाहिए, ठीक है। या तो एम वी मान लो, क्या मान लो, सी मान लो, या तो क्या मान लो, एम वी मान लो, या क्या मान लो, सी मान लो। तो सर हमारे पास तो केवल यहाँ पे ऊर्जा दे रखी है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वी निकालेंगे। अब वी कैसे निकालेंगे सर, देखो हमारे पास एस का मान भी है, इस एस का मान भी हमारे पास है, इस वी का मान सर यहाँ पे नहीं है। ये किसका मान है बताओ, ये इसकी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और हम जानते हैं देखो इसमें 1/2 mv², 1/2 mv² का मान ये है। तो इसके आधार पे हमारे पास किसका मान आएगा बताओ, यदि मैं ये मान रखूंगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन m का द्रव्यमान है कितना, 9.1 10⁻⁻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 ⁻
यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, लेमडा का मान। ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अरे समझ गए लालो, कोई दिक्कत किसी को इसमें? सोच लो, बड़ी सोच लो, ठीक है। पर किस प्रकार पूछ सकता है क्वेश्चन, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है लल्लू, उससे एडवांस तैयारी करें, क्योंकि परंपरा होती है लोग क्या करवाते हैं कि भाई पिछली बार क्वेश्चन कैसे हैं वो तैयारी मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चों को ऐसे भी तैयारी करो कि आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो हम, क्वेश्चन हमारा ये है, कोई कण है मान लीजिए 0.1 किलोग्राम का एक कण
जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका लैम्डा बोले तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। क्या दे रखा है सर, m का मान है और ये कह रहा है कि लगभग ये किसका v का मान है, और हमें क्या ज्ञात करना है, लैम्डा ज्ञात करना है। तो हमारे पास सर h का मान कितना होता है, वही होता है h का मान कितना होता है 6.626 और यहाँ पे 10⁻⁻34 JS होता है। ये h का मान है। m का मान कितना है बताओ, m का मान देखो किलोग्राम में आएगा, कितना 1 किलोग्राम इन 0.1 किलोग्राम है, और यहाँ पे v का मान कितना है बताओ 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, लैम्डा निकालने कितना आएगा, h का मान 6.626 इंटू कितना आएगा -34 और यहाँ पे 0.1 किलोग्राम, यहाँ पे 10 आएगा। अब देखो इसको हल करते हैं तो नीचे 1 होगा, 1 का भाग देंगे तो वही आएगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ 6.626 और यहाँ पे कितना आएगा 10⁻⁻34। अब किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये लो किस में आएगा रे, मीटर में आएगा। समझे कुछ यहाँ पर, जब सर यहाँ पे कितने का था बताओ 1 किलोग्राम का, तो कितना आया था 1 किलोग्राम में, तो सर कितने का आया था, लगभग घात तो 34 ही आई थी उसकी, कितनी आई थी, घात 34 आई थी, 33 जो भी है। परंतु देखो जैसे हमने कितने किया 0.1 ग्राम का है, तो यहाँ पर उसका भी देखो आप कितना है एंगस्ट्रॉन में, सॉरी किस में आपका मीटर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना छोटा कण होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। यदि मान लीजिए मैं इस तरंगदैर्घ्य को बढ़ाना चाहता हूँ तो m के मान को मेरे को बहुत कम करना पड़ेगा, m के मान को बहुत कम करना पड़ेगा लालो। ठीक है, ये आपका 0.1 है, वो भी कितना है, बहुत ज़्यादा है, उसमें भी देखिए तरंगदैर्घ्य कितना कम आ रहा है, -34 में। -34 का मतलब है कि 0 से कम नहीं है, ध्यान रखना, एक बार नोट करना, कभी भी ये राशि 0 से कम नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं डालो कि 0 से, नहीं, ये कहने का मतलब 0 से है तो ज़्यादा, परंतु पॉइंटों में, फिर ये पॉइंटों में। ठीक है, तो आगे देखो उसके बाद में अब लास्ट क्वेश्चन और बनाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, उल्टा क्वेश्चन बनाए थोड़ा बहुत, और कैसे देखो यहाँ पर है, ऐसे बोल रहा है कि कोई कण है, कोई भी कण मान लो, ठीक है, या कोई तरंग है, या मान लीजिए अगर कण दे रखा है, उस कण का क्वेश्चन है, कण का लैम्डा कितना दे रखा है आपको 3.6 एंगस्ट्रॉन, कितना दे रखा है 3.6 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें उसका वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उसका द्रव्यमान ज्ञात करो, आप उसका द्रव्यमान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना है। यदि कोई कण है, उसका यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको लैम्डा दे रखा है और आपको m का मान ज्ञात करना है, तो सर यहाँ पर फिर समस्या, एक से कैसे निकालेंगे, कम से कम 2-3 सामान तो, अरे भाई जब कोई कण है लैम्डा निकालना तो हमारे पास क्या आएगा, देखो लैम्डा बराबर h, सर h का मान कितना होता है, वही 6.26 इंटू 10⁻⁻ कितना 34 JS होता है। उसके बाद में सर m का मान कितना है, m का मान नहीं तो द्रव्यमान हमें निकालना है, तो यहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक लगा दिया। लैम्डा का मान दे रखा आपको 3.6 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या दे रखा आपको, यदि सर हमारे पास v कितना है, देखो यहाँ पे अब की बार मैंने बोला था कि v क्या मानेंगे, यहाँ पे c मानेंगे, क्या मानेंगे c, और यहाँ पे c का मान क्या होगा बताओ, c का मान होगा यहाँ पे ला लो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अब हम कर सकते हैं, देखो m का मान हमारे पास आएगा, इससे m निकालो, क्या बनेगा m बराबर h अपॉन लैम्डा, क्या बन जाएगा, इसमें c बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6.626 और यहाँ पे 10⁻⁻34, नीचे कितना आएगा बताओ, नीचे सर आपका लैम्डा कितना है बताओ 3.6। अब देखो यहाँ पे समस्या, क्योंकि ये भौतिक राशि क्या होगी, यदि ऊपर मीटर में आएगा तो ये भी किसी मीटर में, क्योंकि आपको पता है किलोग्राम मीटर है और आपका सेकंड वो सिस्टम चलता है आपका। तो जब ये ऊपर किस में आ रहा है, किलोग्राम में आएगा, या मान लीजिए द्रव्यमान किस में है, किलोग्राम प्राप्त करना पड़ेगा, तो सर इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब एंगस्ट्रॉन में, तो हम जानते हैं देखो यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻⁻ कितना 10 मीटर, ये किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 3.6 इंटू 10, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया क्या, 3 तो यार यहाँ 10⁻⁻10 मीटर आएगा। उसके बाद में क्या मल्टीप्लाई कितना बताओ
यह रहेगा यहाँ पे इसका मान सी का मान 3 × 10 की घात माइनस कितना आपका 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये भी मीटर है और ये भी आपका मीटर, क्योंकि फिजिक्स में नियम चलता है आपका, ठीक है। कौन सा नियम आपके, ये जो राशियों का नियम चलता है जो आप पढ़ेंगे तो, परंतु आप तो जो भी कहाँ से पता नहीं क्या पढ़ के हैं। अब इसको हल करना आपको, इसको हल करने पे जो भी आपका आंसर है किसका होगा वो आपको फिर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान होगा। वो आपको करना है कितना, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है। केवल यहाँ पे मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर आपसे भी वहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशन जोड़बाजी का अगर क्वेश्चन दे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको समस्या होती है कि मेथड क्या होगा, किस प्रकार हम किसको ऊपर जमाएं, किसको हम नीचे जमाएं। तो मैंने तरीका यहाँ पे बता दिया कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो हल करने में क्या होगा, देखो यहाँ पर इसकी घात कितनी आएगी 2, तो लगभग शायद 33 या 32 या 31 के आसपास घात आएगी इसकी, ठीक है। और लगभग इसको कर लो यहाँ पे, अगर 2 का भाग दें कितनी मार जाएगा 2, लगभग 6 के आसपास आंसर आएगा इसका। 6 × 10 की घात कुछ लगभग 33, यानी लगभग माइनस से अगर देखो यहाँ पे 8 इसकी 2 कटेगी तो लगभग शायद 31 के आसपास इसको कुछ आंसर आएगा इसका। अगर आप हल करते हैं 6 × 10 की घात -31 या 32 के आसपास का आंसर आएगा, किसमें किलोग्राम में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग यदि मान लीजिए उसका तरंगदैर्घ्य कितना है, तरंगदैर्घ्य 3.6 × 10 की घात -10 मीटर है, तो उस द्रव्यमान कितना होगा उसका 6 × 10 की घात माइनस कितना होगा 31 होगा। कितना होगा 6 × 10 की घात -31 होगा। तो लालो इस प्रकार आपको जो रिलेशनशिप था आपका डी बोर्गली का रिलेशन, इस प्रकार आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे जो यहाँ हमारी कक्षा होगी उसमें या तो हम पढ़ेंगे क्या, और क्या पढ़ेंगे लालो बताओ, सिलेबस मालूम है क्या आपको, सिलेबस, अरे सिलेबस मालूम होना चाहिए आप, क्या है सिलेबस। यहाँ पे कुछ नौजवानों को तो याद होगा, कुछ को नहीं याद है, तो कृपया दो मेरे को बोल देना, मैं ठीक है आपको लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए।